नमस्कार साथियों, आज हम लोग हैं इंद्राणा में और यहाँ पर आने का ऐसे बना कि 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा यहाँ पे आशीष भाई ने, जिसके अंदर हमने चिंतन करा भारतीयता के ऊपर और गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की दृष्टि के ऊपर कि आज भारत किस ओर है और किस ओर हमें लेके जाना है, क्या सौंदर्य दृष्टि होगी जिस भारत का निर्माण हमें करना है आगे चल के। तो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी को शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो और नहीं सुना है तो एक बार सुनिएगा। उनके आप समझिए कि सबसे करीबी जो एक शिष्य थे वो आशीष भाई थे और आज से लगभग मेरे ख्याल में 20 साल पहले आशीष भाई अपना मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे और फिर उसके बाद उन्हें जब निरंतर गुरुजी से मिलते रहे एक प्रक्रिया में तो उन्हें लगा कि भाई अब इस चीज़ को छोड़ के अब शायद वहीं लौटना पड़ेगा कि अपनी जो कारीगरी है, हमारा जो बीज है, उस बीज संरक्षण के काम में फिर से लगना पड़ेगा। जो बीज संरक्षण का काम गुरुजी ने एक किसी समय पे शुरू किया था, तो उन्हीं की थाती को आगे ले जाने का कार्य आशीष भाई ने किया और उसमें बहुत मेहनत करने के बाद एक आश्रम का निर्माण किया जो है इंद्राणा के अंदर, जिसका नाम है जीविका आश्रम। और वहीं पर आज हम हैं और आशीष भाई के साथ बैठे हुए हैं। आशीष भाई, मैं चाहूँगा कि आशीष भाई खुद ही अपना इस बारे में बताएं, अपना एक सफ़र बताएं, अपना जो एक मंथन चलता है इतने सालों तक कि भाई कैसे किया जाए। इस आजकल जो लोग सोचते हैं कि भाई ये मेन स्ट्रीम है, इससे हम हटेंगे कैसे, उसके बिना जीविका कैसे चलेगी, तो वो आशीष भाई उसका एक बहुत जो हमारे यहाँ पे आश्रम की एक परिकल्पना है उसको मतलब एक तरीके से आप समझिए कि साक्षात रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई जो बाहर एक जीवन है उसका पर्याय आपको यहाँ पे एक मिल सकता है कि ऐसे भी जिया जा सकता है, इस व्यवस्था में भी जिया जा सकता है। तो उसका एक साक्षात रूप आशीष भाई खुद ही अपने मुंह से बताएं तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार शिवांग। तो बेसिकली आश्रम को हमको समझना पड़ेगा, आश्रम और आश्रम की जो कल्पनाएं हैं उसको देखना पड़ेगा। गुरुजी ने भी काफ़ी समय पहले 79 में आदिलाबाद में कला आश्रम करके स्थापित किया था कि वहाँ जितने आजू बाजू कारीगर हैं ये हैं उनको हम जो पीढ़ी एक जाने वाली है वो जाए उसके पहले हम यहाँ पे कुछ कर पाए, कुछ संरक्षण कर ले। हाँ, और बीजों का संरक्षण, बीजों का मतलब ये हमारी खेती के बीजों की नहीं, यहाँ हम भारतीय व्यवस्थाओं के बीजों की बात कर रहे हैं कि भारतीयता या भारतीय होना ये क्या है। ये एक परंपरा की दृष्टि से जो व्यवस्थाओं का एक तंत्र है उसका समुच्चय है ना। बिल्कुल, कि ये जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं सब चीज़ों की, रहने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, कृषि की, जल की, जंगल की, ज़मीन की, खेती की, शिक्षा की, तो ये सारी जो चीज़, स्वास्थ्य की, आर्किटेक्चर की, तो ये सारी जो व्यवस्थाओं का एक तंत्र है वो भारतीयता है। और उसका जो हमारा स्वरूप है, मूल स्वरूप क्या रहा है, किस तरह का रहा है, तो ये सौभाग्य से गुरुजी रविंद्र शर्मा जी के साथ मिलने का मौका मिला और ये मेरी दूसरी जॉब के दौरान हुआ। अच्छा। 2002 में लगा। हाँ, तो मैं इंजीनियरिंग तो नहीं, मैं ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स में
मास्टर जो है रूरल मैनेजमेंट में किया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मेरी जॉब 1-2 जगह लगी, तो 1-2 जगह की जॉब के बाद फिर उड़ीसा में 3 साल काम किया और दूसरा जॉब था मेरा उतनूर में था। अच्छा। तो उस बहाने उनसे परिचय हुआ आदिलाबाद में। और फिर उसके बाद उनके साथ जब रहे तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया। आश्रम का मतलब समझ में आया, गुरुकुल का मतलब समझ में आया, गुरुकुल क्यों कहा जाता था उसको, ये सब समझ में आया। तो ये पूरी बड़ी अच्छी कल्पना वो बताते थे कि आश्रम हमारे यहाँ वैसे काकभूषुंडी जी का उदाहरण देते थे। बिल्कुल। तो अपन चर्चा भी कर रहे थे। थोड़ी सी बताइए। तो हुआ ये कि काकभूषुंडी जी के रामचरितमानस में ये कथा आती है और होगी उसकी ओरिजिनल कथा, लेकिन कथा उसमें हम लोगों ने जो हमारा स्रोत जहाँ तक गया वो रामचरितमानस था, कि उसमें आती है कि काकभूषुंडी जी के आश्रम में, काकभूषुंडी तो एक कौआ है उस सेंस में, मतलब जो बाहर से रूप में देखने वाले तो उनके लिए तो कौआ है वो है, और गरुड़ पक्षियों के राजा है। तो जब उनको किसी ने कहा कि आप काकभूषुंडी जी के आश्रम में जाके उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, तो जब ये उनके आश्रम में पहुँचे तो आते साथ ही वो बोले उनसे पहली बार मिलते ही कि काकभूषुंडी जी, आपके आश्रम में आते ही मेरे मोह, भ्रम और संदेह तीनों दूर हो गए। तो जब गुरुजी से इस चीज़ की व्याख्या सुनी तो उनका ये कहना था कि हमारे आश्रम ऐसे हुआ करते थे, होने चाहिए, जहाँ लोगों के सभी तरह के मोह, भ्रम और संदेह दूर हो जाए। उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए कि उनको जो जिसको वो लोग भ्रमवश कुछ और व्यवस्था मान रहे हैं, जिसको आज मेन स्ट्रीम बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो जो लोगों को लग रहा है कि ये ऐसा था, जो भ्रम पाल रखे कि ये दुनिया है, इतना करोड़पति, ऐसे घर बनने चाहिए सीमेंट के, ये उसके, ये ऐसा खान पान होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो उन भ्रमों के जो संदेह है, भ्रम है, वो सारे वहाँ दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ डिजाइन को देख, केवल डिजाइन को देख, वो सारी चीजों के विकल्प वहाँ मिलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, होना तो ऐसा चाहिए। हाँ, सही बात। तो ये चीज़ हमारी आश्रम व्यवस्थाओं में मिलती है। अब होना ये चाहिए। अब आजकल के आश्रम देख के वो सारी चीज़ें एकदम उल्टा होता है, जागृत हो जाती है। मतलब तो लोगों को लगता है कि और लौकिक कैसे हुआ जा सकता है, मतलब इतने भव्य आश्रम है कि आप जाने के बाद देखते हैं कि अरे इतनी बढ़िया व्यवस्था, ऐसा चमका चांद। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है कि ये इस आश्रमों की डिज़ाइन, आश्रमों की व्यवस्थाएं, आश्रमों के काम करने के तरीके ऐसे होने चाहिए कि ये सब चीज़ों के विकल्प मिलने चाहिए। तो जब ये दृष्टि आई तो फिर गुरुजी के यहाँ तो ये सारा चीज़ देखते ही थे, तो फिर जब यहाँ पे ये कल्पना हुई कि इस तरह का एक, क्योंकि गुरुजी ये बोलते थे कि हमारी व्यवस्थाओं के बीच का कोई एक, भारत भर इतना विशाल देश है, कोई एक कलाश्रम उसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं कर पाएगा। और हमारे यहाँ तो ये है कि हर 40-50 किलोमीटर के अंदर डिज़ाइन बदल जाती है, हर सारी चीज़ की भाषा बदल जाती है, भोजन बदल जाता है, वेश बदल जाता है, भूषण बदल जाते हैं, हमारे बोली बदल जाती है, भवन बदल जाते हैं, तो हर तरह की चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये हर 50-100 किलोमीटर के अंदर अंदर इस तरह की आश्रम होना चाहिए जहाँ उस पूरे क्षेत्र का हमको विकल्प मिल सके। आज तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर तरह एक जैसा हो गया ना, भाषा एक जैसी हो गई, सारे लोग अंग्रेजी में बात करें, कपड़े एक जैसे हो गए, सब लोग जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, भवन एक जैसे हो गए, एक ही कॉन्सेप्ट है। 2 BHK का कॉन्सेप्ट कश्मीर में भी मिलेगा, 2 BHK का कॉन्सेप्ट जबलपुर में मिलेगा, कन्याकुमारी में मिलेगा। तो कोई न जलवायु के हिसाब से, न वहाँ के हवा पानी के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। जो आर्किटेक्चर, भवन की निर्माण की शैली के जितने हम जो कॉमन से 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, विला, ड्यूप्लेक्स, यही एडवर्टीजमेंट वहाँ मिलेंगे, यही एडवर्टीजमेंट वहाँ मिलेंगे। तो हर सारा कुछ, इवन खाना पीना एक जैसा, आज डोसा इडली
पूरे भारत पूरे में भारत में चल रहा है। बिल्कुल। तो ये पहले कभी नहीं था कि हमारी लोकल जलवायु के हिसाब से, लोकल परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ की बनावट के हिसाब से लोगों की उस हिसाब की डिज़ाइनें हुआ करती थी। तो इतनी विविधता हमारे यहाँ हुआ करती थी। और अभी भी जाके देखते हैं तो इतना रहता है कि आप एक धोती जो पहनता है आदमी, इंसान, हर धोती एक सिंपल 5 मीटर का कपड़ा होता है, एक ही कपड़ा है लेकिन उसको पहनने के तरीके सैकड़ों हैं। बिल्कुल, सैकड़ों तरीके से पहना जाता है। क्षेत्र के हिसाब से बदलता है, गांव के हिसाब से बदलता है, जातियों के हिसाब से बदलता है, अवसरों के हिसाब से बदलता है। अब यदि आप घुड़सवारी करने पे निकल रहे हो तो आप दूसरी तरह से पहनोगे, नॉर्मल उसमें तो दूसरे पहनोगे। आप नृत्य करने बैठ रहे हो तो दूसरे ढंग से पहन लोगे और उसी को दूसरे ढंग से पहन लोगे। तो एक जाति के ही लोग कई तरह से पहनते हैं, अलग अलग अवसरों पे, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से। फिर अलग अलग जातियों के अलग अलग तरीके, फिर अलग अलग जातियों के बाद अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरीके। तो इतनी एक सिंपल सा कपड़ा है लेकिन इतनी विविधता है। आज यदि आप उठा के देख लो तो आपको वो जितने नंबर से शुरू होता है वो जीन्स का नंबर, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक शुरू, बस नंबर ही बस है। आप नंबर पे फिट होते हो। विविधता आपके नाम पे कम, डिजाइन एक जैसी है, ये एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, आप नंबर बस पे फिट होते हो। बिल्कुल। आप 44 नंबर पहनते हो, 38 नंबर पहनते हो, 28 नंबर पहनते हो, उसके हिसाब से पूरा रह गया है। तो ये पूरी यूनिफॉर्मिटी पूरी कर दी गई हुई है। ये और इसके विकल्प यदि हमको दिखते हैं तब लोगों को लगता है, नहीं तो ये लगता है कि यार हम तो उसी जाल में ऐसे ही होता है, नॉर्मल अलग और है क्या। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज़ है, तो यहाँ फिर हमने जब ये दृष्टि पाई गुरु जी से, तो फिर कोशिश की कि यार यहाँ के क्या आर्किटेक्चर है, इसलिए फिर यहाँ के भवन आप जैसे देखेंगे, हर सारी चीज़ की यहाँ की ये पूरा भोंगा है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसको गुजरात तरफ भोंगा बोलते हैं, हमारे यहाँ ढहुआ बोलते हैं। अच्छा, भहुआ, ढहुआ, 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 हाँ, लोकल क्षेत्रीय भाषा में, स्थानीय बोली में इसको ढहुआ बोला जाता है। अच्छा। तो आराम से खेतों में छोटे ही, थोड़ा सा उसका बड़ा स्वरूप है, हाँ, लेकिन छोटे छोटे खेतों में तकवारी के लिए, रखवारी के लिए जो बनाते थे, मचान के जैसा, इसको डबल स्टोरी करके उसी में सो गए तो गर्मियों से भी बचाओ, उससे भी बचाओ, सामान भी कुछ रखना है तो अभी भी मिल जाते हैं। जो मैं बता रहा था कारीगर यंत्र के बारे में, तो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी ने ये आरंभ किया था और वहाँ की सारी चीज़ों में ये कि वो तो हमारे गांव में रहनी ही चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो ग्राम देवता का भी जो स्वरूप है वो और कुछ नहीं हुआ करता था उनके हिसाब से। हर तरह के कारीगर और नवधान, पंचधान, सप्तधान जितना अपना है सक्षम है, वो लाके उसको रख के वहाँ एक स्थान पे सारे कारीगर अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी वस्तुओं का एक प्रतिनिधित्व रखते हुए, एक प्रोडक्ट वहाँ रखते हुए, और फिर वही हमारी ग्राम देवता का पूजा हुआ करता है। तो उस स्वरूप में ये यहाँ के ग्राम देवता की पूजा करके हम आरम्भ कर रहे हैं। इस तरह के जो क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं उसको डिज़ाइन को पकड़ के देख के उसमें जो छोटा मोटा इम्प्रोवाइजेशन किया है, ये एक बड़ी दूसरी दिक्कत है। आजकल हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, पुराने के नाम पे आज उसका इम्प्रोवाइजेशन पूरा रुक गया है। हाँ, ये बात। आज जो उसका आज के हिसाब की ज़रूरतें, आज की बदलते थोड़ा बहुत सामान के जो हमारी ज़रूरतें आ रही हैं, तो हम सिद्धांत वही रखें, उसके मूलभूत सिद्धांत रहें और उसमें हम चेंज करें, लेकिन ये पूरी तरह से रुक गया है। उसको हमने नकार ही दिया है कि ये नहीं। मिट्टी के घरों की इतनी ज़्यादा अच्छी कहना चाहिए सहूलियत के साथ साथ इतनी उपयोगिता है, उसके बावजूद हमने मिट्टी के घरों को नकार दिया पूरी तरह से। आज किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाइए, मटेरियल्स के नाम पे आपको सीमेंट, कंक्रीट, लोहे के अलावा क्या पढ़ाया जाता है? कोई सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, आर्किटेक्चर का कॉलेज, आपको मिट्टी, बांस, क्या बोलते हैं उसको, भूसा और पत्थर और लकड़ी, इन सब के ऊपर में पढ़ाई नहीं कराता है। चूने के ऊपर भी पढ़ाई नहीं कराता है। तो होना ये चाहिए, जब हम भारतीय कॉलेज हैं, भारतीय दृष्टि के हमने ये दिए, IIT से लेकर बाकी सारे इंस्टीट्यूट जो खुले हैं, तो ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, बिल्कुल। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़ी जो वहाँ की पूरी चीज़ें हमको यहाँ पे लाके सीधे 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 वो कर रहे हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं उस पे शोध, उस पे रिसर्च, उस पे वो सारा चीज़ पूरा बंद है। पूरी किसी भी सिविल इंजीनियरिंग की आप कोई भी कॉलेज में चले जाइए, मटेरियल्स के नाम पे इसकी बात ही नहीं होती है। जबकि हमारे पुराने जितने भवन हैं जिनको सो कॉल्ड कच्चा कह के निकाल दिया जाता है, वो एक्चुअली में वो जो कच्चे हैं वो 300 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल। 400 जो आज कच्चे की पक्की की परिभाषा क्या है? जो सीमेंट है और कंक्रीट है वो पक्का है। तो सीमेंट कंक्रीट ना हमारे किसी मंदिरों में है, ना हमारे किसी महलों में है, ना हमारे किसी किलों में है, जो वो 400 साल 500 साल से 800 साल पुराने, 800 साल, हजार से मंदिर तो कितने पुराने हैं। बिल्कुल। तो वो उनकी दृष्टि में तो पूरा कच्चा है वो। बिल्कुल। तो ये जो पूरा एक दूसरे ढंग का पूरा माहौल है, समझ है, तो ये लगा कि इसके भी विकल्प हमको देखने चाहिए। और इस हिसाब से फिर हमने यहाँ कोशिश की कि हमारा खान पान कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारे घर कैसे हों, हमारी बाकी व्यवस्थाएं हैं, संगोष्ठियों की व्यवस्थाएं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हो, गौशालाओं के नाम पे बहुत सारा कुछ हो रहा है, उनकी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है जो हमारी हुआ करती थी। और हमारी से मतलब ये नहीं, उसमें मोह नहीं है हमारे कि भाई ये हमारी है तो हम गधा, मतलब कुछ भी है तो भी हम वो करें। तो हमारी है लेकिन वो सनातन भी है और आज की जो हमारी वैश्विक समस्याएं हैं उनके समाधान के रूप में भी है। आज इन सारी जितनी सारी से आज एक सीमेंट का घर बनता है, आज दुनिया भर की स्कीम्स चल रही हैं, कितना पैसा केवल ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है। सीमेंट का घर यदि बना रहा है कोई छोटा सा 2 BHK टाइप का भी, जो 5, 7, 10 लाख 15 लाख देता, वो तो खैर आजकल अलग अलग है, उसमें केवल ट्रांसपोर्टेशन का यदि माना जाए कि सीमेंट जहाँ बनती होगी वहाँ से आता होगा, लोहा जहाँ बनता होगा वहाँ से आता होगा, जो नल फिटिंग और बिजली फिटिंग के सामान है जहाँ से बनता होगा वहाँ से आता होगा, केवल उस सेंस में ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाए तो कितना जबरदस्त खर्चा। और पहले उसी जगह की चीजों से ही बनता था, पत्थर भी वहीं के हैं। बिल्कुल। हम बड़े बड़े किले भी देखे तो वो पत्थर भी वहीं के ही मिलते हैं आपको, कि वहीं के पत्थरों से किला बना दिया गया पूरा। पत्थर है, मिट्टी है, इन सब चीजों से बनता था, चूना है। अब ये इतनी सारी चीजें, तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भर की बात नहीं है, बट जो फॉसिल फ्यूल बर्बाद होता है उसके कारण पॉल्यूशन होता है, और वही आज ये लोकल चीजें कर, तो जो हमारे से कहने का मतलब, हमारी पद्धति का मतलब है कि ये पूरी तरह से 4 प्रमुख सिद्धांतों पे आधारित होती थी, जो गुरुजी बात किया करते थे। गुरुजी कहना था कि हमारी ग्रामीण जीवन शैली जो रही है 4 प्रमुख स्तंभों पर रही है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो उसमें विज्ञान हुआ करता था, दूसरी चीज उसमें कला होती थी, तीसरी चीज उसमें आध्यात्मिकता होती थी, और चौथी चीज उसमें सामाजिक अर्थशास्त्र होता था। तो ये चारों चीजें, एक तो है कि हम ब्रॉड लेवल पे देखें कि गांव में ऐसा होता था, लेकिन मेरा ये कहना, जब मैंने उस पर थोड़ा कंटेम्पलेशन किया, कि हमारी हर सारी चीज हम यदि मान लीजिए ये घड़ा भी पहन रहे हैं, कड़ा भी पहन रहे हैं, ये अंगूठी भी बना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तुमने वो कलावा पहन रखा हुआ है, तो उसके पीछे ये 4 सिद्धांत तो है ही है। उसके पीछे उसका विज्ञान है कि क्यों हमको पहनना है आभूषण, और आभूषण पहनना है तो उसको सोने के, चांदी के या XYZ के क्यों पहनना है, उसका पूरा विज्ञान है। फिर लेकिन क्या हो रहा है आज के समय में, हम जो भारतीयता के नाम पे जो बात कर रहे हैं, केवल विज्ञान पे टक गया है वो, कि तिलक क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका पीनियल ग्लैंड जो भी है, वो सिर्फ विज्ञान पे अटके, केवल विज्ञान। जबकि हमारे यहाँ विज्ञान तो एक बेसिक सी चीज थी, बिल्कुल, ये तो होना ही है, बेसिक सी चीज है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। विज्ञान से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पे इस चीज पे कभी जोर नहीं दिया गया है कि आदमी या कोई हमारा कर्तव्य, कोई भी हमारा काम कितना वैज्ञानिक, समाज कितना वैज्ञानिक, इस बात पे जोर नहीं था। विज्ञान कितना सामाजिक है, ये बहुत महत्व की चीज थी। बिल्कुल। आज विज्ञान की सामाजिकता गायब होते ही पूरा मामला अलग हो रहा है। आज देख रहे हैं हम, विज्ञान अनियंत्रित होकर घूम रहा है, हर आदमी में सामाजिकता का कोई वही नहीं है। विज्ञान के कोई भी इनिशिएटिव्स में उसमें, तो गुरुजी का ये कहना था कि हमारी हर चीज़ों को विज्ञान की कसौटी पे तौला गया है तथाकथित पाश्चात्य मानस के द्वारा, तो हम विज्ञान को भी तो किसी कसौटी पे तौलना होगा। बिल्कुल। और हमारे लिए वो कसौटी सामाजिकता हुआ करती थी।
कोई भी काम भले ही वो वैज्ञानिक हो, यदि लेकिन सामाजिक नहीं है तो हमने उसको नकार दिया। ऐसा नहीं है, जब इतना विश्व में विज्ञान के तौर पे इतनी सारी चीज़ें समाज को देने वाला जो समाज रहा हो, वो बड़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े वो सारी चीज़ें नहीं बना सकता था। इसमें तो कोई यदि कोई संदेह है तो ये मूर्खता है। बिल्कुल, हमारे मंदिर इतने भव्य मंदिर है कि हम बिल्डिंग बनाना नहीं जानते थे। मतलब मल्टी स्टोरी कुतुब मीनार है हमारे, हम जहाँ मेहरौली में रहते हैं सामने ही कुतुब मीनार है, तो क्या उतनी लंबी बिल्डिंग नहीं बना सकते थे, लेकिन बना ही नहीं उसको दिया, क्योंकि वो हमारी सामाजिकता को खत्म करता है, वो हमारी सामाजिकता को खत्म करता है। तो ऐसे जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी सामाजिकता को खत्म करते, भले ही वो वैज्ञानिक रहा हो, उसको हमने नकार दिया। तो इसीलिए पहली चीज जो है, ये तो विज्ञान तो पहला है। हर सारी चीज में हम यदि पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, यदि बैठने का तरीका ये पालथी मार को बैठ तो कोई किसी भी तरह से सकता है, लेकिन ये तरीका हमने यदि इख्तियार किया तो उसके पीछे के तार्किक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, आयुर्वेदिक कारण है कि मतलब हमारे स्वास्थ्य का क्या है, मतलब पूरा विज्ञान है। विज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है, वो धातु विज्ञान हो सकता है, वो साउंड इंजीनियरिंग हो सकती है, आयुर्वेद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिक चीज़ विज्ञान है। बट विज्ञान के अलावा भी हमारी बहुत सारी चीज़ें, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कलात्मकता। तो हमारी जीवन शैली के हर काम वैज्ञानिक होने के साथ साथ कलात्मक भी होते थे। कला कोई अलग से होने वाली चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ गिलास तो मिलते ही नहीं थे, जो लोटे हैं, गड़वे हैं, बर्तन हैं, हर सारी चीज़ आप पुरानी उठा के देख लीजिए, कोई भी जो आज से 40 साल 50 साल पुरानी है, कलात्मक मिलेगी। बैलों के घुंघरू हैं, बैलों के गले में जो पट्टे बनते थे, गायों के जो पट्टे बनते थे, बैलगाड़ियाँ बनती थी, घुड़सवारी की जो पूरी चीज़ें होती थी, घर में खाना पीना होता था, हमारे कृषि के औजार उपकरण उठा के देख लीजिए, वो केवल ऐसे यूटिलिटी जो आज के जो तथाकथित यूटिलिटेरियन वाली बात होती है, वो नहीं था। बिल्कुल, हर सारी चीज में कला को प्राथमिकता दी गई थी। कोई भी मतलब कला अलग से होने वाली कोई चीज नहीं थी। हर सारी चीज कलात्मक होती थी। बिल्कुल, हम यदि बैठ रहे हैं, कोई भी घर में बैठ रहे हैं, कोई छोटा सा भी आयोजन है तो रंगोली डलेगी, चौक पूरा जाएगा, उस पूरे को माहौल को साफ सुथरा करके लिपाई करके उसको सुंदर बनाया जाएगा। ये ऑटोमेटिकली घर में छोटा सा भी फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, करना ही है। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, तो पहली चीज तो है वैज्ञानिकता, दूसरी चीज है कलात्मकता, तीसरी जो प्रमुख चीज है वो आध्यात्मिकता है। तो गुरुजी का कहना था आध्यात्मिकता तो हमारे यहाँ होती थी, उसमें करने की चीज नहीं थी। आध्यात्मिक हमारी जीवन शैली थी। जैसे हमारी जीवन शैली वैज्ञानिक थी, जैसे हमारी जीवन शैली कलात्मक थी, वैसे ही हमारी जीवन शैली आध्यात्मिक थी। हमको अलग अध्यात्म कोई अलग से बैठ के 2 घंटे ध्यान प्राणायाम ये करने की चीज नहीं होती। हर काम ध्यान से किया जाए। एक कारीगर जो काम करता है, एक किसान जो काम करता है, एक महिला जो घर में खाना बनाती है या बाकी अन्य सारे काम करती है, हर सारी चीज में आध्यात्मिक हुआ करता था। क्योंकि आप प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति को अपना अंग, प्रकृति अपने आप को प्रकृति का अंग मान के काम करते थे। तो जब आप आध्यात्मिकता ये है क्या? ये तो चीज है, एक दूसरे के प्रति, जीव के प्रति दया का भाव रखना, घृणा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, यही तो आध्यात्मिक लक्षण का जो भाव है। बिल्कुल। तो ये पूरा जो चीज है ये हमारी जीवन शैली में होती थी। अलग से होके बैठ के कि नहीं हम 2 घंटे पाठ करते हैं, 2 घंटे ये करते हैं, 2 घंटे वो करते हैं, चल रहा है कि घर में अलग से एक मूर्ति के सामने बैठना या फिर एक फोटो के सामने बैठना आध्यात्मिकता है। तो ये हमारा जीवन शैली में हर काम में ये चीज आती थी। और दूसरी चीज पर्यावरण जो आज एक अलग से वो भी चीज होगी। तो हर सारी चीज हमारी प्रकृति सम्यक थी, पर्यावरण सम्यक थी। हम पर्यावरण को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, प्रकृति को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, उसको भोग की वस्तु नहीं, उसको भोग की वस्तु भी नहीं मानते थे। तो हम उसको अपने, इसीलिए हमारे यहाँ हर तरह की इतनी सारी पूजाएं होती हैं, इतने सारे अवसर होते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग झाड़ का पत्ता लगना है, किसी में इसके फूल लगना है, किसी में उसके फूल लगना है, किसी में इसकी पत्ती लगना है, किसी में उसकी दातून करना है, तो ये सब तरीके थे पर्यावरण को संरक्षित करने के। ये हमारी जीवन शैली में। फिर दूसरी चीज जो थी कि जैसे मैं अभी वो फॉसिल फ्यूल वाली बात कर रहा था कि लोकल चीजों का इस्तेमाल हुआ करता था, ये हमारी जीवन शैली में थी। तो ये आप जब लोकल चीजें इस्तेमाल करोगे तो आप फॉसिल फ्यूल जलाओगे नहीं, कितना जलाओगे? जो आज सबसे ज्यादा कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल पर नहीं, जो ईंधन एनर्जी का सबसे ज्यादा कंजम्पशन वो ट्रांसपोर्टेशन पे है। बिल्कुल, सामानों का ट्रांसपोर्टेशन, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, चीजें एक से इधर जाती है, इतना सारा जो चीज है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन उसी में हो रहा है। जब आप लोकलाइज चीजों को करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पर्यावरण संरक्षित करते हैं।
को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मुहूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। तीसरी चीज जो हमारी हमने जैसे बताया कि आध्यात्मिकता थी, प्रकृति प्रेम की बात होती थी। चौथी चीज थी जो इन सारी तीनों चीजों को बैलेंस करके रखता था, वो हमारा अर्थशास्त्र था। सामाजिक अर्थशास्त्र। सामाजिक अर्थशास्त्र, हमारा अर्थशास्त्र सामाजिक था, असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं था। जो हमने सामाजिकता की बात की, उस सामाजिकता हमारे अर्थशास्त्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती थी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रहे, हमारा लेन देन, चीज़ों का लेन देन आदि कैसा रहे। ये सारा कुछ जो चीज़ होती थी, ये अर्थशास्त्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती थी। इसीलिए हमारे यहाँ पे लेन देन और ये बहुत मिनिमल होते थे। साल के साथ आपकी जो 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 आपकी जरूरत की जितनी चीज होती थी, वो तो आपके गांव के आसपास ही बन जाती थी। लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बंसकार है, जुलाहा है, और भी जितने सारे लोग हैं, जितने तरह के हमारे कारीगर होते थे, ये आपके गांव में ही हुआ करते थे। गांव और एक्सटेंडेड गांव जो है 5-7 किलोमीटर वाला जो रेडियस होता है, उसमें सारे लोग हुआ करते थे। तो उन सारे लोगों के ये सारे लोगों पे आपके ट्रांजेक्शन डे टू डे वाले नहीं होते थे कि आप गए जरा आधा किलो भजिया दे देना, आधा किलो सब्जी दे देना, या एक मटका दे देना, इन सबके साथ ट्रांजेक्शन हमारे जो होते थे साल के साल होते थे। तो वो जो ट्रांजेक्शन्स मैं यदि आपके पास जाऊं 10 साल में, यदि मैं 100 ट्रांजेक्शन करूं, उसके बदले आपके बाद एक ही ट्रांजेक्शन करूं कि यार ये ट्रांजेक्शन है, और फिर उसके बाद साल में आपको वो आप हमारे कुटुंब के हिस्से हो, आपको सारा का सारा हम जितनी जरूरत होती है साल के साल हम देते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो घर्षण होता है दो लोगों के बीच में अपने आप कम हो जाता है अपने आप। कोई बदला नहीं रहता, कोई बदला मोल भाव की चीज ही नहीं होती है। हमको उस घर में देना है, बस दे होता है। ये वाली बात रहती है। जो चीजें वहाँ पे बेचने के लिए नहीं होती हैं, देने के लिए होती है। बिल्कुल, कोई भी चीज जो है आप देने के लिए होती है। कोई भी कारीगर बेचने के लिए नहीं बना रहा था। आज गांव भी अभी हमारे यहाँ, अब मैं तो यहाँ गांव में रहता हूँ, पहले तो मैं सुनता था, सोचता था, लेकिन जब यहाँ देखा तो यहाँ यही बात होती है। अभी किसी दर्जी के पास चले जाओ, टेलर के पास में जाओ, बोले भैया हमारा ये काम करो, तो बोले भैया ये आपको कल दे पाऊंगा। बोले क्यों कल दे पाएंगे? बोले नहीं, अभी ये 4 लोगों को और देना है, 4 लोगों का बनाना है, 4 लोगों की मोल भाव है, ये है वो है, वो वाली बात नहीं होती थी। 4 लोगों को मटके लेने जाओ आप, तो ये बोलता है कि 4 लोगों के यहाँ देना है, वो 4 लोगों को बेचना है वाली बात नहीं होती अभी। तो ये अभी भी होता है, ये अभी भी होता है। तो इतने, फिर उसके बाद हमारे जितने चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ों में हम कारीगरों के साथ में या ट्रांजेक्शनल जो हमारी चीज़ होती है, 2 तरह की चीज़ होती है। एक तो ज़रूरत का सामान, एक बिना जरूरत का सामान। हमारे यहाँ जरूरत का सामान होता कितना है? बहुत कम, बहुत कम। घर में खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए लगता कितना सामान है? बहुत कम लगता है। हमारे यहाँ उससे कई गुना ज्यादा बिना जरूरत का सामान है। बिना जरूरत का सामान मतलब क्या है? बिना जरूरत का पूजा पाठ, अब मान लीजिए तिलक लगाना है, कुमकुम लगाना है, ये लगना है, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप शव में शवदान जो करना है,
तो सावधान, जब आपको करना है दाह संस्कार करना है, आप कफन नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? भूत बन जाएगा वो क्या आदमी? या उसको लकड़ी बांस के उसमें नहीं ले जाओगे, किसी और में ले जाओगे तो कुछ और हो जाएगा क्या? या उसको पंचरत्न नहीं डालोगे तो कुछ हो जाएगा? क्या? बहुत सारे वहाँ तो अपनी सभ्यता में ये सब कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभ्यताओं में तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो भूत बन जा रहे हैं सब लोग क्या? अमेरिकन सब भूत बन जा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ तो बड़ी लेकिन ये बिना जरूरत का हमने एक बहुत उन सब के माध्यम से मार्केट तैयार किया। बिल्कुल कि ये जो चीज़ है, क्योंकि ये नहीं होंगी तो हमारे कारीगर करेंगे क्या? तो ऐसी ढेरों पूजाएं हैं, 49 संस्कार जो है, जो आपके सुबह गर्भाधान से लेके जो शुरू होते हैं और आपके अंतिम संस्कार तक, मृत्यु संस्कार जो होता है, आपको 49 संस्कार तो करने ही है। और हर संस्कार में हर कारीगर की 1 से लेके 5 वस्तुएं इस्तेमाल होती है। किसी के दिया, जैसे अपन यहाँ कारीगरी यंत्र बनाया या कुछ और किसी भी कोई भी चीज़ आप करने जाओ, कोई भी छोटा सा पूजा, छोटी सी संस्कार, पंडित जी को पास जाना पड़ता है, वो आपको लिस्ट बना के देते हैं। 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 4 दिए, 2 मटके, 1 तांबे का लोटिया, 1 ये वो, दुनिया भर की। अब आजकल तो ये सारी चीज़ें बाजार से आ रही हैं, लेकिन कभी जब हमारे यहाँ बाजार नहीं हुआ करते तो ये सारी चीज़ें कारीगरी से आती थी, और कारीगरों से आती थी नहीं, कारीगरों के लिए ही ये बनाया गया था। आज जब कारीगर के यहाँ से नहीं आ रही हैं तो हमको सोचना होगी, हमको करना है कि नहीं करना है। सही, वो बात आती है अब तो वो बात आती है। तो यदि हमको करना है तो ये कारीगरों का करें, नहीं करना है तो इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है। अननेसेसरीली हम कारखानों को मजबूत करने से कोई फायदा नहीं है इसका। आज कोई सब चीज़ों से तो कारखाने मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी पूरी व्यवस्था जा रही है। जैसे गुरुजी श्राद्ध के लिए भी कहते थे कि भाई अगर मान लो एक बार को श्राद्ध नहीं करोगे तो क्या वो ऊपर से दौड़ के आ जाते थे क्या कि भाई कर क्यों नहीं रहे? बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना होगा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के हम थे और ये सामाजिकता बनाए रखने के लिए थे। हमारा अर्थशास्त्र इसलिए सामाजिक अर्थशास्त्र था, असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं था। तो ये 4 महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ये हमको देखना होगा कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये अर्थशास्त्र वाला जिसमें पहलू तो बहुत ज़बरदस्त का है, बहुत ज़बरदस्त का है। इसके बिना, और आज दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन इस पहलू को छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल। देश में जितने भी लोग हैं अक्सर वो मतलब देख तो रहे हैं, बीज संरक्षण कर तो रहे हैं चीज़ों का, जैसे कोई खेती कर रहा है, जैविक खेती, या कोई गौशाला बना रहा है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे फिर अर्थशास्त्र की ही आ रही है कि उसको उस अर्थशास्त्र में कैसे लेके जाएं जिसमें वो पहले निहित थे। भारत का जो हम सामाजिक अर्थशास्त्र की बात करी आशीष भाई ने, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अभी की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार इन चीज़ों को नष्ट कर रही है। हम जो बचाने में लगे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नष्ट इतनी तेजी से हो रहा है कि बहुत दिक्कत है, बचा नहीं पा रहे। और शिवांक, जो जिसको हम बचाना कह रहे हैं वो दुर्भाग्य से वो बच नहीं रहा है, वो और उस सब के माध्यम से और वो पाश्चात्य अर्थव्यवस्था उसमें घुस रही है। और वो देखिए, हमारी भारतीयता और पाश्चात्यता का एक प्रमुख अंतर यही है कि हम सामाजिक जीवन शैली वाले लोग हैं, जबकि पाश्चात्यता में जो है व्यक्तिवादिता को महत्व है। आप जब व्यक्तिवादिता इस माध्यम से आती है, अब भले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन यदि वो पैसे के लेन देन और इन सब चीज़ों पे, तो व्यक्तिवादिता और हावी होती है। बिल्कुल।
जो जो हम कल चर्चा कर रहे थे गोष्ठी में कि ऋण का भाव वाली व्यवस्था है या अहम का भाव जगाने वाली व्यवस्था है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है कि हम किस अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं। ऋण के भाव वाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं कि अहम के भाव वाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। और उन सारी चीज़ों से निर्धारित होता है कि हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। जैसे भारतीयता बोला गया या हाँ बिल्कुल, भारतीयता मतलब भारतीय व्यवस्थाओं का समुच्चय जो है, जो तंत्र है उसका समुच्चय। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि जब तक हम इसके कोर क्योंकि अर्थव्यवस्था है उसको नहीं एड्रेस करेंगे, हम लाख प्रयास कर सकते रहे, ये वैसे ही होगा कि हम किसी मुर्दा चीज में शरीर रूप में तो एकत्रित कर ले रहे हैं लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल पा रहे। प्राण जो है गुरुजी के हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी वो हमारी अर्थव्यवस्था से ही आने वाला है। गुरुजी भी कहते थे भाई किसी भी समाज के मूल में एक अर्थव्यवस्था ही होती है जो समाज को संचालित करती है। अब आज के समय में वही अर्थव्यवस्था बैंकों के हाथ में है, तो वो समाज का संचालन कर रहे हैं कि भाई समाज में क्या चीज़ होगी, लोग धोती पहनेंगे कि जीन्स पहनेंगे, लोग पिज़्ज़ा खाएंगे या अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे या अपने क्षेत्र का खाना खाएंगे, घर कैसे बनाएंगे, तो इसी चीज़ का निर्धारण वो कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा कि आज की जो अर्थव्यवस्था है और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इन दोनों का एक बार हमें आकलन करना पड़ेगा। उसी विषय में अब हम विदा लेते हैं आशीष भाई। चलो बढ़िया, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और काफ़ी काम कर रहे हैं। थोड़ा कंसंट्रेटेड जो मेरा है, आप लोग इस विषय में ऑलरेडी पहले से भारतीय परिवार के जो शुरुआती जो आप लोग रहे हैं लगे हुए हैं अर्थव्यवस्था की चीज़ को लेके। मुझे लगता है इस अर्थव्यवस्था वाले पहलू को हम थोड़ा अच्छे से समझ के इस पे लगे तो ये वाकई करने वाले काम हैं। ये पूरे भारत को एक नई दिशा देने वाले काम होंगे। और जैसे मैं बोल रहा था कल भी गोष्ठी में आई कि हमारे पास हमने भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप बहुत सारी चीज़ें, भारतीय कृषि के रूप में हमने बहुत सारे प्रयोग किए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हमने बहुत सारे प्रयोग किए, भारतीय आर्किटेक्चर में हमने हमारे बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, मिट्टी के घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में उतरना पड़ेगा कि हम उसमें क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हमारी बाकी सारी चीज़ों में, तो जिससे बाकी जो हमारे जो प्रयास चले उनमें भी जान आए। बिल्कुल, अभी भी उनमें आत्मा भारतीय नहीं आ पा रही है। यदि आप ऑर्गेनिक का बना के उसको प्रीमियम पे बेच रहे हो, 50 रुपए की चीज 75 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हो, और महंगी और तो जहाँ और उस देश में जहाँ अनाज बेचना पाप माना जाता था, उसको आप कैसे हम भारतीय बोल सकते हैं? दूध की बात, सभी कृषि से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं, शिक्षा में जो दान की वस्तु रही है, यदि गुरुकुल में आपको फीस लेके आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और फिर उसके बाद शिक्षकों को आपको मानदेय और उस पर रखना पड़ रहा है, तो काहे का गुरुकुल? दो प्रमुख चीजें तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे आधारित है। ठीक उसी चीज में जैसे मैं कल बोल रहा था कि हमारे हर तरह की जातियां मिलती हैं, हमारे यहाँ हर जाति के लोग मिलते हैं, लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बंसकार है, ये है वो है, दुनिया भर के हजारों प्रकार की जातियां हैं। लेकिन वैद्यों की जाति मिलती है क्या? नहीं मिलती, क्योंकि वैद्यगिरी कभी भी किसी के यहाँ धंधा नहीं रहा है, किसी का व्यवसाय नहीं रहा है, ये सेवा का कार्य रहा है। और आज स्वास्थ्य सबसे बड़ा सेवा का मतलब धंधा का वो विषय बन के रह गया है। तो यदि हम भारतीय उसमें कहने के लिए हम आयुर्वेद कर लें, ये कर लें, प्राकृतिक चिकित्सा कर लें, लेकिन उसकी मूल आत्मा सेवा वाला मामला नहीं आएगा उसमें, तो क्या मतलब है? क्या हम बिना जाति वाले आयुर्वेद कर सकते हैं? तब तो हमारा वो कहलाएगा। इसीलिए हमको इसके प्रयोग बहुत इसेंशियल है, अर्थव्यवस्था संबंधी प्रयोग हमको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलो इसके विषय में आगे हम कर रहे हैं पूरा प्रयास, एक हमारी एप्लीकेशन भी हम एक बनवा रहे हैं, तो उसी में इसी विषय में हम एक चिंतन भी है हमारा, उस बारे में हम बाद में बताएंगे लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, बस चलते हैं। नमस्कार। चलो भाई, नमस्कार।